बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने हाईवेज के निर्माण में चीन की कंपनियों को टेंडर न देने का फैसला किया है और टेलीकॉम सेक्टर में भी चीन की एंट्री को बहुत हद तक बंद कर दिया है। इसलिए आज हम भारत के इन बड़े फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो उसने चीन के खिलाफ लिए हैं। इसके बाद हम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे जो आपने जी न्यूज के साथ मिलकर बनाया है। मेड इन इंडिया के जरिए मेड इन चाइना को जवाब देने की जो मुहिम हमने शुरू की थी, उसमें हमारे साथ अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इन लोगों ने हमें हर घंटे लाखों मिस्ड कॉल देकर अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में करीब 90 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 24 लाख भी नहीं है। यानी 24 घंटे में भारत के 24 लाख लोगों ने संख्या की शक्ति के मामले में दुनिया के 90 देशों को पीछे छोड़ दिया है। और अभी हमें इस मुहिम को शुरू किए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और 24 लाख लोग जुड़ गए, यानी हर एक घंटे में 1 लाख फोन आ रहे हैं। 90 वर्ष पहले जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तब उनके साथ 60,000 लोग खड़े थे। और जब 57 वर्ष पहले अमेरिका के महान अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्रांति की शुरुआत की थी, तब उन्हें 2 लाख लोगों का साथ मिला था। यानी आज भारत के लोग, यानी आप लोग इतिहास बनाने के बहुत करीब खड़े हैं और जी न्यूज का मंच एक नई क्रांति का गवाह बनने वाला है। इसलिए आज आपको अपनी खुद की ताकत के बारे में जानना चाहिए। और आखिर में हम सरकारी बंगलों और सरकारी सुविधाओं को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाले नेताओं की बात करेंगे। सरकार ने आज प्रियंका गांधी वाड्रा को वो सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया जिसमें वो पिछले 23 वर्षों से रह रही थी। पिछले साल प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और इसी के साथ इस बंगले में रहने का उनका अधिकार भी समाप्त हो गया था। लेकिन उन्होंने खुद ये बंगला खाली नहीं किया और अब सरकार को उन्हें इस बंगले को खाली करने के लिए एक नोटिस देना पड़ा। इसलिए सरकारी बंगलों पर कब्जा करके उन्हें कभी खाली ना करने वाली उस परंपरा के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद गांधी परिवार है। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने यह फैसला भारत में चीन के 59 ऐप्स बैन करने के बाद लिया है। प्रधानमंत्री ने 2015 के चीन दौरे के दौरान चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर अकाउंट बनाया था। वीबो पर प्रधानमंत्री के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इन फॉलोअर्स में ज्यादातर चीन के लोग थे। वीबो पर प्रधानमंत्री के पोस्ट मंडारिन भाषा में होते थे। आज प्रधानमंत्री का वीबो अकाउंट पूरी तरह ब्लैंक हो गया। इस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री की फोटो, पोस्ट और कमेंट्स हटा लिए गए हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीन के ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। टिकटॉक सहित चीन के 59 ऐप्स को भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही बैन किया है। अब चीन की ऐप कंपनियां बैन से बचने के लिए भारत में कानूनी विकल्प ढूंढ रही हैं। अमेरिका ने भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के फैसले को संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security. अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी चीन के कुछ ऐप पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। देश में हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे किसी भी संयुक्त उद्यम को सड़क निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें कोई भी चीन की कंपनी हिस्सेदार हो। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग में भी चीन की कंपनियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकारी संचार कंपनी MTNL और BSNL ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी ताकि अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल न हो सकें। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में तैनात सेना के उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे।
लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री गलवान घाटी में हुए संघर्ष में घायल सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला लद्दाख दौरा है। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को पूरे देश का साथ मिल रहा है। मेड इन इंडिया मुहिम मंगलवार रात 9 बजे शुरू की गई थी और 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। हर घंटे 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल करके जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम के साथ देश के लोग जुड़ रहे हैं। जी न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो उन्होंने लोकल के प्रति वोकल और वोकल से जो है ग्लोबल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, संदेश है, उसको पहुंचाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की है। जी न्यूज ने जो नंबर जारी किया है उस पर मिस्ड कॉल्स की रफ्तार प्रति मिनट 5000 है। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। चाइना के पूरे सामान पर बैन लगाने के संबंध में लोगों में भावना बढ़ती जा रही है। जी न्यूज ने मतलब उसमें लीड ले लिया है। भारत से जारी सीमा विवाद के बीच चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 2 डिवीजन को लगाया है। सूत्रों के मुताबिक चीन आतंकी संगठन अल बदर की मदद भी ले रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के सैन्य अधिकारियों की आतंकियों से मुलाकात हुई है। चीन और पाकिस्तान 2 मोर्चों की लड़ाई में भारत को उलझाना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक प्रियंका वाड्रा को 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला 1 अगस्त तक खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अगस्त के बाद उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा हटने और Z+ सुरक्षा मिलने के बाद प्रियंका सरकारी बंगले में नहीं रह सकती। प्रियंका गांधी वाड्रा को 3,46,677 रुपए बकाया भी चुकाना होगा। सूत्रों के मुताबिक 30 जून तक प्रियंका गांधी पर कोई बकाया नहीं है और उन्होंने बकाया चुका दिया है। केंद्र सरकार अगस्त महीने के आखिर में या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मॉनसून सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र की अवधि और इसके आयोजन के तरीके पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना है। संसद के नियमों के मुताबिक 22 सितंबर से पहले मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी कैसे हो, इसके लिए एक विकल्प ये भी है कि लोकसभा की बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में हो, जबकि राज्यसभा की बैठक लोकसभा में हो। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 23 मार्च को संसद के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जबकि सत्र की अवधि 3 अप्रैल तक निर्धारित थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हुए। आतंकी हमले में एक स्थानीय बुजुर्ग की भी मौत हुई। बुजुर्ग के साथ 3 साल के पोते को सुरक्षा बलों ने गाड़ियों का घेरा बनाकर बचा लिया और सुरक्षित घर पहुंचाया। इसी घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे प्रचार का हथियार करार देते हुए लिखा, 3 साल के बच्चे के दुख का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हम अच्छे और वो बुरे हैं। हम फिल्म दिखाए बिना उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, इसीलिए इस तस्वीर को साझा न करें। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में फंस गए हैं। आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, मानवता की हत्या की है। इस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है कश्मीर में। पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवा की बिक्री कर सकता है, लेकिन कोरोना के इलाज की दवा के तौर पर इसे नहीं बेचा जा सकता। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की इजाजत है। कोरोनिल कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। दिव्य कोरोनिल टैबलेट का श्वास रोग और बुखार में इस्तेमाल किया जा सकता है। दवाओं के पैकेट और लेबल पर कोविड-19 की दवा का दावा न हो।
दवाओं की बिक्री उत्तराखंड सरकार से जारी लाइसेंस के मुताबिक हो। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर योग गुरु रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब कोविड क्योर नहीं, कोविड मैनेजमेंट कह लेंगे। रामदेव ने कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो माइल्ड, मॉडरेट, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल जो है मतलब जो ट्रायल किया, उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आए वो हमने रखे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। आप में से जो लोग ये उम्मीद करे बैठे थे कि ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा, कुछ हफ्तों की बात है या कुछ महीनों की बात है, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि ये मामला अभी बहुत आगे तक जाएगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से ठीक से करके रखिए। यानी दोनों देशों की सेनाएं अभी काफी समय तक ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने तैनात रहेंगी और हो सकता है कि सर्दियों से पहले इस विवाद का कोई हल ना निकले, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। कल यानी 30 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। यह बैठक भारत की तरफ स्थित चुशूल में हुई थी, जो करीब 12 घंटे तक चली। सोचिए, यह बैठक 12 घंटे तक चली है। यह कोर कमांडर स्तर के बीच हुई तीसरी बैठक थी और इससे पहले 22 जून और 6 जून को भी दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी इसी तरीके से। 6 जून की बैठक में यह तय हुआ था कि एलएसी पर तनाव को दूर करने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने धोखा दिया। लेकिन बैठकों के दौर के बावजूद तनाव कम होने की बजाय बढ़ता चला गया और सूत्रों के मुताबिक 30 जून को हुई बैठक में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति तो बनी है, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी और बहुत वक्त लगेगा। सूत्रों ने हमें बताया है कि एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और ऐसे में अटकलों वाली और अपुष्ट रिपोर्ट से बचने की जरूरत है। हम जो आपको बता रहे हैं ये विश्वस्त सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट्स हैं और हम कभी भी इस मामले में आपको ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जो अपुष्ट हो। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर सहमत हो गई हैं कि एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई और बैठकों की जरूरत है। यानी अभी और बहुत बातचीत की जाएगी। यानी स्थितियां ऐसी नहीं लग रही कि भारत और चीन की सेना जल्द ही अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटे या इस पोजीशन से पीछे हटे, और इस स्थिति के सामान्य होते होते ये साल तो लगभग पूरा बीत ही जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो साल है आपका 2020 का साल, ये 2 सीज का साल है। एक सी कोरोना और दूसरा सी चीन। इन दोनों सीज ने मिलकर इस पूरे साल को एक तरीके से आपसे छीन लिया है। भारत ने चीन को पहले ही संदेश दे दिया था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है, और चीन ने सब पहली बार इसका अनुभव किया है। चीन को यह सीधी बात अगर समझ में नहीं आई थी तो उसे अब भारत के एक के बाद एक फैसलों से यह बात समझ में आ चुकी होगी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन करके चीन पर पहले ही एक डिजिटल स्ट्राइक की है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और बड़ा संदेश दिया है, और इस बार यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की जनता के बीच दिया है, खुलेआम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के वीबो पर अपना अकाउंट अब छोड़ दिया है। आपको वीबो के बारे में हम बता देते हैं, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को वीबो के बारे में ना पता हो, तो आप इसे ऐसे जानिए कि वीबो चीन का अपना स्वदेशी ट्विटर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में अपना अकाउंट बनाया था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के तौर पर चीन के पहले दौरे पर गए थे और चीन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए और चीन की जनता को एक जेस्चर के तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने वीवो पर अपना अकाउंट खोला, जो कि चाइनीज ट्विटर की तरह आप मान लीजिए उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उस वीवो पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। अभी तक वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन चीन के साथ सीमा पर टकराव के बीच अब वीवो डिप्लोमेसी का भी अंत हो गया है। वीवो पर अपने इस अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की भाषा में संदेश दिया करते थे।
प्रधानमंत्री मोदी वीबो पर हर वर्ष 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश देते थे, लेकिन हमने उस दिन भी आपको बताया था इस बार 15 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसे नोट नहीं किया था, लेकिन हमने आपको उस दिन भी बताया था। तो 15 जून को ही प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया था, वरना इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हर साल शी जिनपिंग के जन्मदिन पर उन्हें हमेशा बधाई देते थे, लेकिन इस बार नहीं दी। और अब वीबो से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए हैं तो इसे आप चीन के बहिष्कार का सबसे बड़ा संदेश समझिए। कहने को तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आज भी भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज भी चीन के टीम में खेल रहे हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं कि इन ऐप्स को बैन करके क्या होने वाला है, जो आज भी ये कह रहे हैं, जो उकसा रहे हैं भारत को कि नहीं आप सीधे युद्ध में जाइए और खून खराबा कीजिए। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी राजनीति की दुकानदारी यहां चलाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं जो लगातार, बाहर निकलना तो उनका बंद है, लेकिन अपने घरों में बैठकर लगातार ट्विटर पर या सोशल मीडिया अकाउंट पर वो हर रोज कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें एक तरीके से भारत सरकार का मजाक उड़ाया जाता है और चीन का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज ये सारे लोग जब डीएनए देखेंगे, जो हम आज आपको और बताने वाले हैं, इन सब लोगों का दिल टूट जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस दिन भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के वीबो अकाउंट छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। लेकिन वीबो में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए चीन की सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, यानी आसानी से इसकी मंजूरी नहीं मिलती। अब आप सोचिए चीन कैसा देश है कि वहां पर अगर आपको वीबो का अपना अकाउंट डिलीट करना है, वीबो का अकाउंट छोड़ना है, उसके लिए भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से उनसे जुड़ी जानकारी हटा ली गई और फिर उनका प्रोफाइल फोटो बाद में हटा। फिर एक एक करके इस अकाउंट की से जो पोस्ट की गई थी उन्हें डिलीट किया गया। 115 पोस्ट में 113 पोस्ट हटा लिए गए। सिर्फ 2 पोस्ट बचे थे जो इसलिए डिलीट नहीं हो पाए कि इनमें प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोटो थी और चीन में राष्ट्रपति के साथ खींची गई फोटो को डिलीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाद में ये दोनों पोस्ट भी हटा लिए गए। तो सोचिए चीन किस तरह का देश है। आप वहां अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अगर कोई वीआईपी अकाउंट है तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार की अनुमति चाहिए। और अगर शी जिनपिंग के साथ आपकी फोटो है तो उसे भी आप डिलीट नहीं कर सकते। चीन एक बड़ा ही अजीब देश है और जो लोग भारत जैसे देश में रहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्हें चीन के बारे में कभी सोचना चाहिए कि चीन कैसा देश है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि चीन ऐसा देश है जहां सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से लेकर उसे डिलीट करने तक सरकार की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां तो आप जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे नया अकाउंट बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आप जब चाहे जो चाहे लिख सकते हैं। जो चीन अपनी कंपनियों के ऐप्स पर लगे प्रतिबंध पर भारत को उपदेश दे रहा है, उस चीन को अपने ही देश का हाल दिखाई नहीं देता। और आप ये सब तो जानते ही होंगे कि चीन में ट्विटर और गूगल जैसे जो ऐप्स हैं ये पहले से ही प्रतिबंधित हैं। इसी बीच चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई है और ये आई है अमेरिका से। यह प्रतिक्रिया अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की है, जिन्होंने चीन के खिलाफ भारत की इस कार्रवाई का जमकर समर्थन किया है। माइक पॉम्पियो ने कहा है कि साफ सुथरे ऐप्स पर भारत की जो सोच है, वो सोच भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को मजबूत करेगी। पहले आप अमेरिका के विदेश मंत्री का ये बयान सुनिए। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. Today, तो हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि ये लड़ाई अब 2 देशों के बीच नहीं बचेगी। ये लड़ाई ग्लोबल होगी, ये लड़ाई दूसरे देशों तक भी जाएगी और इसे पूरी दुनिया लड़ने वाली है। ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में भारत के साथ लगातार अमेरिका
खड़ा हुआ है और अमेरिका आपको हर जगह हर फैसले में भारत के साथ दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। जब 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ था, उस वक्त ही हमने कहा था कि ये चीन को बहुत बड़ा संदेश है और ये बात दूर तक जाएगी। सीमा पर 2 महीने से टकराव के बीच आज चीन को आर्थिक चोट देने वाले 2 और बड़े फैसले हुए हैं। पहला बड़ा फैसला ये कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में अब चीन की कंपनियों को कोई काम नहीं देगा। यानी भारत में जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब उनमें चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ है कि संचार मंत्रालय ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को रद्द कर दिया है। नया टेंडर अगले 2 हफ्ते में जारी होगा और इस नए टेंडर में उन चाइनीज कंपनीज को बाहर रखा जाएगा जो चाइनीज कंपनियां नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाती हैं। यानी ये 2 बड़े जो क्षेत्र हैं भारत में, संचार और हाईवेज, इन दोनों से चीन की कंपनियां बाहर हो गई। एक के बाद एक हर रोज भारत की सरकार चीन को यह संदेश दे रही है कड़े शब्दों में कि चीन जो कुछ कर रहा है गलत है और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले उस फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं जो फैसला हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये कहा है कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई चाइनीज कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर भी बनाती है और सड़क निर्माण के किसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहती है तो उसकी इजाजत भी अब भारत नहीं देगा। सड़क परिवहन मंत्रालय बहुत जल्द ही एक नई नीति बनाएगा जिसमें चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम होंगे और देसी कंपनियों के लिए नियमों में रियायत दी जाएगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हमारे देश की अपनी स्वदेशी कंपनियों को ज्यादा मौके मिले। भारत अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को कोई हिस्सेदारी न मिले। विदेशी निवेश का तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन चीन के निवेश के लिए हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों की बहुत दिलचस्पी रही है। हाईवे हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्ष 2020 तक चीन ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखती हैं। इन कंपनियों की लिस्ट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं, लेकिन अब चीन के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तो चीन की ये नो एंट्री है। इसका मतलब यही है कि अगर चीन की दादागिरी चलती रहेगी तो उसे हर तरफ से करारा जवाब मिलेगा, फिर चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर व्यापार में हो। और 2 जगह तो हमने आपको बता दिया कि बॉर्डर पर हम जवाब दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है, बाजार में नई नई नीतियां बनाकर हमारी सरकार जवाब दे रही है, और घर से चीन को कैसे निकालना है वो आपको तय करना है। उसका जवाब भारत के 137 करोड़ लोग खुद देंगे, स्वेच्छा से, स्वदेशी को अपनाकर। इसलिए ये जॉइंट वेंचर है, भारतीय सेना, भारत सरकार और भारत के लोग। जब कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध से ही चीन परेशान हो गया है तो सोचिए अब चीन का हाल क्या होगा जब भारत व्यापार के मामले में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। भारत ने यह भी साफ किया है कि देश के छोटे उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों के निवेशकों से तकनीक और रिसर्च पर सहयोग तो लेगा, लेकिन चीन के निवेशकों को इस क्षेत्र से भी भारत अब दूर रखेगा। यानी चीन के लिए धीरे 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 अब हर जगह हर क्षेत्र में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक 100 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। 100 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा बाजार है, खासतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए, जिसमें अब चीन के रास्ते बंद हो चुके हैं। सीमा पर चीन ने जो किया है उसका जवाब अब तक भारत ने आर्थिक तौर पर कैसे दिया है, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। रेलवे और टेलीकॉम के क्षेत्र में चीन की कंपनियों का व्यापार छीन लेने वाले फैसले हुए हैं। जैसे सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही कह दिया गया कि वो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए चाइनीज कंपनियों से उपकरण न खरीदें। देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी कह दिया गया था कि वो चाइनीज कंपनियों पर निर्भरता कम करें।
रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए कई बड़ी चाइनीज कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करके इन्हें रद्द करने के फैसले या संकेत मिल चुके हैं। जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से को बनाने के लिए चीन की कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को करीब 1150 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा सरकार ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के लिए नया नियम बना दिया, जिसमें किसी भी विक्रेता को ई मार्केट प्लेस पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इससे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग हतोत्साहित होंगे और इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब चीन की कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अतिक्रमण कर रही थीं और कोरोना वायरस के दौर में कमजोर हो चुकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थीं, हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थीं, तो इसे देखकर भारत ने एफडीआई के अपने नियमों में भी बदलाव किया था। इसमें फैसला हुआ था कि भारत के साथ जिन देशों का बॉर्डर है, उन देशों की किसी भी कंपनी और व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला भी उस वक्त चीन को बहुत परेशान कर रहा था और चाइनीज ऐप्स पर बैन का फैसला भी अब चीन को चुभ रहा है। चीन क्यों परेशान है, इसकी एक और बड़ी वजह है जो आज हम आपको बताएंगे। देखिए वो बड़ी वजह क्या है, जिसके बारे में चीन खुद को भविष्य के ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर के तौर पर देखता है, लेकिन भारत का यह छोटा सा कदम ही चीन के सपने को चूर चूर कर सकता है। अगर सिर्फ व्यापार के नजरिए से देखें तो भारत के फैसले से सबसे ज्यादा टिकटॉक की चाइनीज कंपनी बाइट डांस प्रभावित हुई है, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स भारत में थे और इस ऐप के कुल डाउनलोड्स का 30% भारत से ही था। पिछले वर्ष जब टिकटॉक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा, उसे करीब 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था। चीन का डर यही है कि कहीं दुनिया उसके खिलाफ भारत के मॉडल पर न चलने लगे, और हमने आपको पहले दिन से यह बात बताई है कि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो बाकी के देश भी ऐसा कर सकते हैं। भारत ने बाकी के पूरी दुनिया को ये एक आइडिया दे दिया है कि चीन को कैसे हराना है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो अमेरिका में भी चीन की कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉर्पोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा घोषित कर दिया गया है। चीन की ये कंपनियां टेलीकॉम क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जिनका अमेरिका सहित पूरी दुनिया में बहुत प्रभाव है। पूरी दुनिया को ये कंपनियां टेलीकॉम उपकरण मुहैया कराती हैं और यही कंपनियां दुनिया भर के देशों में नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क्स बनाने में जुटी हैं। लेकिन इन पर पहले से ही अमेरिका से लेकर यूरोप तक पिछले कई वर्षों में गंभीर सवाल उठे हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये चीन की सरकार और वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत करीबी कंपनियां हैं और दुनिया भर के देशों से जानकारियां चुराकर या हासिल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचाती हैं। चीन में बने कानून के तहत ऐसी सारी कंपनियों को उनके यूजर से जुटाई गई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी मजबूरी है, इन्हें ऐसा करना ही होगा। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE के बारे में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कंपनियों के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार को आगाह किया जा रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के संचार नेटवर्क में कमियों का फायदा उठा सकती है। अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि चीन हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर सकता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के इस फैसले का मतलब यह है कि अब अमेरिका की छोटी कंपनियां उन उपकरणों के लिए सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी जो उपकरण हुआवे और ZTE से उन्हें सस्ती कीमत पर मिलते थे। एक अनुमान के मुताबिक हुआवे और ZTE पर प्रतिबंध लगने से टेलीकॉम उपकरणों की लागत और खर्च 30% तक बढ़ जाएगा, खासतौर पर जब पूरी दुनिया 5G सर्विस के लिए नेटवर्क तैयार कर रही है। यह तो अमेरिका की बात हुई। भारत में भी करीब 75% टेलीकॉम उपकरण ZTE और हुआवे से ही आते हैं और यह भी भारत के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी भारत में हुआवे पर निर्भर हैं। एयरटेल हो या फिर वोडाफोन, इनके 30 से 40% उपकरण हुआवे से ही आते हैं। अब चीन से टकराव के बीच भारत ने चीन की इन कंपनियों पर निर्भरता कम करने की बात की है। भारत में 5G नेटवर्क ट्रायल में हुआवे को भी हिस्सा लेना है,
लेकिन जिस तरीके से अब स्थितियां बदली हैं उसमें सवाल यह है कि क्या भारत आगे और भी बड़े और कड़े फैसले कर सकता है? क्या अब हुआवे जैसी कंपनियों को भी भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? चीन इस समय विस्तारवाद के नशे में चूर है और उसका एक ताजा उदाहरण सैटेलाइट से हासिल हुई कुछ नई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाके की हैं। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच बड़े बड़े अक्षरों में मैंडरिन भाषा में चीन शब्द लिख दिया है और साथ ही इस जगह पर चीन का नक्शा भी बना दिया गया है। मैंडरिन में चीन के प्रतीक और इन नक्शों को जितने इलाके में बनाया गया है वो करीब 81 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। ये आप देखिए, अगर यहां आप देख पाए तो ये चीन का नक्शा उन्होंने बनाया है जमीन पर ही, और दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो मैंडरिन भाषा में चीन लिखा हुआ है। तो जो एक सर्कल आप देख रहे हैं उसमें चीन का नक्शा बना दिया गया है और दूसरी सर्कल में जो आप देख रहे हैं वहां मैंडरिन भाषा में यानी चीन की अपनी भाषा में लिखा हुआ है चीन। जब भी कोई हवाई जहाज यहां से गुजरेगा या कोई सैटेलाइट भी अगर ऊपर से जाएगा, ये इतने विशाल साइज में इसको बनाया गया है कि सैटेलाइट से भी ये नक्शा और ये शब्द दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि चीन ने यहां ये सारी बातें लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स भी अगर लेंगे तो ऊपर से भी लोगों को यह समझ में आ जाए कि ये चीन का इलाका है। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच कैसे ये देखिए, ये नक्शे के जरिए अब हम आपको बता रहे हैं कि फिंगर्स जिसको कहते हैं, ये भारत की एलएसी आपको दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको चीन की एलएसी दिखाई दे रही है और ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक आपको दिखाई देंगे। और बगल में है पेंगोंग झील, जहां पर इस समय यहां पर भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। और जो जगह हमने आपको दिखाई है वो फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच है, जहां पर चीन ने अपना नक्शा बना दिया है। चीन में बना सामान कितना मजबूत होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन चीन अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे मजबूत कानून बनाने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है जो लोगों की आजादी छीनने में सक्षम है। ठीक 23 वर्ष पहले यानी 30 जुलाई 1997 को आधी रात को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। इसके साथ शर्त यह थी कि चीन एक देश दो सिस्टम के तहत हांगकांग की स्वायत्तता और वहां के नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखेगा और उनकी आजादी को छीनेगा नहीं। लेकिन चीन का यह वादा उसके सामान की ही तरह टिक नहीं पाया और कल आधी रात को चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करके वहां के लोगों की आजादी को बहुत हद तक छीन लिया। यानी चीन हांगकांग में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। चीन द्वारा यह कदम उठाते ही हांगकांग में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और हांगकांग की पुलिस ने नए कानून के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दोष सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में हांगकांग का झंडा उठा रखा था। लेकिन नए सुरक्षा कानून के तहत चीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब अगर हांगकांग में कोई व्यक्ति चीन के अत्याचारों का विरोध करेगा, सार्वजनिक संपत्ति या पुलिस के वाहन को नुकसान पहुंचाएगा, चीन से आजादी की मांग करेगा या फिर चीन के विरोध में नारे लगाएगा तो उसे इस नए कानून के तहत जेल में डाला जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद की सजा भी उसे दी जा सकती है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि चीन उनकी आवाज दबाना चाहता है और ये कानून चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। इस कानून का विरोध सिर्फ हांगकांग में नहीं हो रहा, बल्कि अब जो खास बात जिसके लिए आज हमने आपको ये खबर दिखाई है वो ये है कि इस कानून के विरोध में दुनिया के 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इन 27 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन ने यह कानून लागू करके एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत को नजरअंदाज किया है और चीन को हांगकांग के लोगों की आवाज सुननी चाहिए।
इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में चीन के खिलाफ एक अपील दायर की है और मांग की है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में जाने दें ताकि ये लोग देख सकें कि इन प्रांतों में रहने वाले लोगों के साथ चीन क्या कर रहा है। हांगकांग की ही तरह चीन शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है और मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्ती वहां पर नसबंदी कराई जा रही है ताकि इनकी जनसंख्या को रोका जा सके। जिन 27 देशों ने चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है, उनमें प्रमुख देशों के नाम भी आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं। यानी चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। हमने कल ही आपको बताया था उन देशों के बारे में जो अलग अलग वजहों से चीन के खिलाफ हैं। आज ये 27 देश भी उनमें शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि ये सभी देश मिलकर भारत के नेतृत्व में चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएं ताकि दुनिया को चीन की दमनकारी नीतियों से बचाया जा सके। कुल मिलाकर भारत को अब ये देखिए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। भारत अपने देश में अलग अलग कदम उठाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन अब भारत को अपनी सीमा से बाहर निकलना होगा। और हांगकांग में जो कुछ हुआ है और जिस तरह 27 देशों ने चीन का विरोध किया है, यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है। भारत को अब खुलकर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए क्योंकि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लिहाज से भारत को हर कीमत पर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन के लिए स्थितियां और मुश्किल हो जाएंगी और यही भारत की जीत होगी। अभी तक हांगकांग के मामले में भारत शांत रहा है, भारत चुप रहा है। भारत ने हांगकांग के मामले पर कभी भी चीन को घेरने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपने देखा होगा भारत ने हमेशा संयम बरता है, लेकिन चीन जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां वो भारत को घेरने के एक भी मौके को कभी छोड़े। आप यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, वहां भी चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है। कश्मीर में भी चीन पाकिस्तान का साथ देता है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भारत का विरोध किया है, भारत का साथ कभी नहीं दिया है। इसलिए अब बारी भारत की है और भारत को यह शुरुआत करनी चाहिए हांगकांग से, उसके बाद ताइवान से, उसके बाद साउथ चाइना सी से, और फिर देखिए कि चीन दुनिया भर में चारों तरफ से कैसे घिरता है। कल जी न्यूज ने मेड इन चाइना के जवाब में मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया को बताया था कि हम कैसे चीन को जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस मुहिम का मजाक बनाते हुए ये भी कह रहे हैं कि भारत मेड इन इंडिया के जरिए मेड इन चाइना को जवाब दे ही नहीं सकता क्योंकि भारत की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों को आज हम लद्दाख लेकर चलना चाहते हैं, जहां 29 वर्ष की एक महिला पिछले 4 वर्षों से मेड इन इंडिया के रास्ते पर चल रही है। इस महिला ने लद्दाख के स्थानीय प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स में बदल दिया है और इनका नाम है कुंजेस आंगमो। कुंजेस आंगमो ने इस मुश्किल काम को कैसे अंजाम दिया और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि मेड इन इंडिया सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सत्य है, ये जानने के लिए आज आपको उनकी ये कहानी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इसके बाद हम आपको उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो आपने और जी न्यूज ने मिलकर बनाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। जी न्यूज आपको लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगातार ये दिखा रहा है कि लद्दाख पूरी तरह से तैयार है स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। हमारा तो हमेशा से एम यही रहा है कि जितना भी हमारा लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट हो उसी को हम यूज करें। लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए जिस तरह देश के सैनिक तैनात हैं,
ठीक उसी तरह लद्दाख के युवा भी चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। और ऐसे युवाओं की पहचान बन चुकी है कुंजेस आंगमो। हम यहाँ पे कोई चीनी भी प्रोडक्ट्स भी नहीं है, जितना भी प्रोडक्ट्स आता है इनफैक्ट चंगथांग रीजन से ही आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कुंजेस आंगमो ने 4 साल पहले तय किया कि वो वापस लद्दाख लौटेंगी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू करेंगी, तब वो सिर्फ 25 वर्ष की थी। पिछले 4 वर्षों में वो वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। मैंने ग्राउंड ले करना तो 4 साल पहले स्टार्ट किया था, पर 3 साल हो गए सिंस वी आर रनिंग द वर्कशॉप। और अभी मेरे पास अराउंड 6 हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉइज है। उसको छोड़ करके हम अराउंड 100 लेडीज को यहाँ वहाँ विंटर्स में स्पिनिंग का काम देते हैं। मेन प्रोडक्ट तो हमारा पश्मीना है सर, जो चंगथांग के रीजन से आता है। और उसको छोड़ करके जो याक वुल है, जो शीप वुल है, जो कैमल वुल है, सारे लोकल प्रोडक्ट्स है सर। और सारे लोकल प्रोडक्ट्स को ही हम ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 25 लाख रुपए का लोन लेकर लद्दाख की महिलाओं के साथ कुंजेस आंगमो ने पश्मीना शॉल और वुलन पर काम करने की शुरुआत की। आज 100 से ज्यादा महिलाएं उनके इस मेड इन इंडिया स्टार्टअप से जुड़ चुकी हैं और यूरोप से भी उनके उत्पादों की डिमांड आने लगी है। जी न्यूज आपको लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगातार ये दिखा रहा है कि लद्दाख पूरी तरह से तैयार है स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो वर्कशॉप है, यहाँ पर पश्मीना शॉल को बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है। यहाँ के यूथ्स ने इस वर्कशॉप की स्थापना की, जिसे लेह वाले के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ इस तरह का रॉ मटेरियल आता है जो कि चंगथांग एरिया यानी पेंगोंग के आसपास का जो इलाका होता है, वहां से इस तरह का गोट से ये मटेरियल आता है, जिसको महिलाएं यहाँ तैयार करती हैं। इस तरह से इसको इस रॉ मटेरियल से धागे तैयार करती हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स को तैयार करने में। इस वर्कशॉप में जो भी रॉ मटेरियल आता है वो सभी आसपास के गांवों से खरीदा जाता है। जो भी चीजें बनाई जाती है वो सभी हैंडमेड होती है। हैंडलूम मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस समय कुंजेस की टीम 300 तरह की पश्मीना शॉल्स और 2000 से ज्यादा तरह के वुलन उत्पादों को बनाने पर काम कर रही है। हमारे पास जैसे ये कुशन्स हो गए सर, छोटे छोटे कुशन्स जो हमने खुद कलर डाल करके बना रखा है। जैसे छोटे पाउचेस हो गए सर, जितना भी छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे तरफ से हो रहा है। ठीक, और जैसे एक्सेसरीज हैंड बैग्स होते हैं सर हमारे वैसे। और ये सारे फैब्रिक्स, हाँ जी, जैसे ये जैकेट का फैब्रिक हो गया सर, दिस इज मेड अप ऑफ याक वूल, कंप्लीट हैंड स्पिनिंग हो रखा है एंड इट्स वेरी थिक और जैकेट के लिए बहुत अच्छा है सर। और ये रहा ये हमारा वुलन का जो लद्दाखी लोकल ड्रेस होता है उन सब का वो है सर। और ये हमारा कुछ फैब्रिक्स ही है सर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रखा है। ये इस तरह की शॉल्स तैयार की जाती, स्टॉल तैयार की जाती हैं लद्दाख में और उसके बाद इसको पूरे देश भर में इसका कारोबार किया जाता है, दुनिया भर में इसे भेजा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं हमारा 100% पश्मीना प्रोडक्ट्स है सर। यहाँ पे ये तो छोटे मफलर्स है सर, इसका रेट अराउंड 6-7,000 के है। उस पे हम यहाँ पे बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग का हमें कम जरूरत पड़ता है। बट जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, जब ये फ्रांस जाएगा तो इट्स ऐसे छोटे वाले उसका ही 200-300 यूरोस लगता है सर। अराउंड कितना हुआ? 20 हाँ जी, 20 to 25,000 हो जाएगा शायद। हाँ जी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने वाली लद्दाख की इस वर्कशॉप ने लोकल उत्पादों को जो पहचान दिलाई है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि लद्दाख की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे इन उत्पादों को विश्व स्तर पर लेह वाले ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। मेरे जैसे यूथ और भी आएंगे जो मेड इन इंडिया लोकली मेड प्रोडक्ट्स को जिसके साथ काम करेंगे तो हमारा लोकल एक बेस स्ट्रांग होगा सर। और ऐसे करते धीरे धीरे तो बाय बाय हो ही जाएगा। कुंजेस आंगमो जैसे युवा ही देश की ताकत है, जिनकी सोच और कोशिशें रंग ला रही हैं। कुंजेस आंगमो की ये पहल कुछ लोगों को छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन हर बड़े काम की शुरुआत छोटे कदम से ही तो होती है। जी न्यूज आपको ये सब तस्वीरें और ये रिपोर्टिंग इसलिए दिखा रहा है ताकि चीन भी देख ले, दुनिया भी देख ले कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारत अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा मार्केट देने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए लद्दाख जैसे जगहों पर भी लोग पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ की महिलाओं ने मोर्चा संभाला है कि देश को सशक्त बनाना है, चीन को सबक सिखाना है और भारत
के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक विशेष जगह दिलानी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो आप सोचिए, हम आपको छोटी छोटी कहानियां दिखा रहे हैं। ये कहानियां छोटी हैं, लेकिन इनमें जो लोग हैं वो बहुत बड़े हैं। और अगर ये सारे लोग मेड इन इंडिया में विश्वास रखते हैं तो आप लोगों को भी ये विश्वास मजबूत करना चाहिए। कल हमने जी न्यूज पर मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी आपके साथ मिलकर, और एक नंबर जारी करते हुए आपसे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील की थी। हमारी इस अपील को देश भर से आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हमें इस नंबर पर 25,43,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं। संख्या आपकी स्क्रीन पर है। 25,43,860 मिस्ड कॉल अभी हमें मिल चुकी हैं पिछले 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में 25 लाख कॉल्स। यानी हमें इस नंबर पर हर घंटे 1 लाख से ज्यादा और हर मिनट 5,000 कॉल्स आ रही हैं। हर मिनट 5,000 कॉल्स। अपनी ताकत को पहचानिए आप। यह नंबर इस समय भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नंबर पर अभी तक मिस्ड कॉल नहीं दिया है तो आपको जरूर मिस्ड कॉल देना चाहिए। आपके लिए सिर्फ 1 मिनट की बात है, लेकिन पूरी दुनिया तक आपकी आवाज जाएगी और इस देश के 137 करोड़ लोगों को एकजुट करने का इससे बेहतर तरीका हमें कोई और दूसरा नहीं लगा। जी न्यूज ने यह पहल सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के 137 करोड़ लोग एक साथ एक मंच पर आएं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी धर्म के हों। अगर वो अपने आप को भारतीय मानते हैं तो इस लड़ाई में उनका साथ बहुत जरूरी होगा। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, क्योंकि किसी भी देश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज तक कभी भी अपनी राय इस तरीके से नहीं रखी है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यह रिस्पॉन्स तो भी आपकी शक्ति के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि आपके पास इससे कहीं ज्यादा शक्ति है और अभी आप इसका खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ना सिर्फ खुद मिस्ड कॉल करना है, बल्कि अपने दोस्तों से भी कहना है, अपने परिवार के बाकी लोगों से भी कहना है, अपने पड़ोसियों से भी कहना है। इस बार हम ये देखना चाहते हैं और इस बार दुनिया देखना चाहती है कि भारत के लोगों में कितनी ताकत है। क्या भारत के लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं या नहीं, या चाइना के खिलाफ भी हम एकजुट नहीं हो सकते, उसके खिलाफ भी हम विभाजित रहेंगे। चाइना के खिलाफ इस युद्ध में भी हम अलग अलग टीमों में खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीन जैसे विशाल देश को सबसे कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। इसलिए आपके पास अब सुस्ती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको सीमा पर जाकर बंदूक उठाकर चीन से लड़ने के लिए नहीं कह रहे, उसके लिए हमारी भारतीय सेना ही काफी है। लेकिन जब भारतीय सेना के जवान भी आपकी इस एकजुटता को देखेंगे, आपके इस जज्बे को देखेंगे, तो यकीन मानिए उनके जोश में भी कई गुना इजाफा आ जाएगा। हम आपसे सिर्फ मोबाइल फोन उठाने की अपील कर रहे हैं और अगर आपने इस मुहिम में हमारा साथ नहीं छोड़ा तो हमारी ये मुहिम चीन के खिलाफ क्रांति का सबसे बड़ा मंच बन जाएगी। और जब भारत के 137 करोड़ लोग एक साथ आकर इस मंच से अपनी आवाज उठाएंगे तो उस आवाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसलिए अगर अब तक आपने मिस्ड कॉल नहीं दिया है तो आप इसमें बिल्कुल देर ना करें और भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के करीब 90 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 लाख से भी कम है, जबकि हमें इससे ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी है। यानी अगर हमें मिस्ड कॉल देने वाले लोग इन देशों के नागरिक होते तो ये लोग वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनवा देते। आप सब लोग पिछले साल सऊदी अरब जाकर हज करने वाले लोगों की संख्या 24 लाख थी, जबकि हमें मिस्ड कॉल देने वालों की संख्या 24 घंटे में ही इससे ज्यादा हो चुकी है। अगर ये लाखों लोग एक साथ सड़कों पर आ गए और चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठा दें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर धार्मिक जमावड़ा बन जाएगा। कल से देश के लाखों लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों ने हमें अपनी राय भी भेजी है और चीन को भारत के इस करारे जवाब पर देश की जनता क्या सोचती है, आज
आप सबको भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपना मनोबल भी बढ़ेगा। टीवी का कैंपिंग कर रहा, वही पर चलेगा। हम लोग आज से बिल्कुल नाम निशान हम लोग नहीं बेचने का पड़ेगा। पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर दीजिए, बस वही बात है हमारा। मेड इन इंडिया, ताकि इंडियन का सामान जितना है हम वही यूज करेगा, यही बेचेगा सब, उसी से हमको गुजर जाएगा सब। जो चीन के समय अब तक हो गया, अब आपसे बिल्कुल इसी में नहीं करेगी, जितना भी कम हो बिल्कुल बंद करेगी। जी न्यूज़ की मेड इन इंडिया के साथ में हो, और आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एंड आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, दैट्स इट, एंड प्लीज मेड इन इंडिया। चीनी का सामान सब मना कर दे के फिर हम लोग इंडिया का सामान सब यहाँ पे। जो शहादत हुई है उसके लिए देश में हर सैनिक भी इंसान बोलता है कि हमारे सैनिक मारे गए। अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये काम किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये एक देश का सामान है, देश के लिए बात है, तो सबको एकजुट होना चाहिए। और उसके बाद हम सब मिलकर चीनी सामान का अगर बहिष्कार करते हैं तो ये हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। मैं बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकता, पर मैं घर में बैठे देश को मजबूत बना सकता हूँ अपनी चाइना सामान का बहिष्कार करके। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो अब गया, अब हिंदी चीनी बाय बाय का नारा चालू हो गया। तो मैं घर में बैठ के देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा और स्वदेशी अपनाऊंगा। डीएनए का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। कल जिस तरह से मिस कॉल सर्विस जो शुरू किए, तो जैसे ही कल हमें नंबर फ्लैश हुआ तो हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब ने इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। कल रात को हमने देखा डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने मिस कॉल मुहिम एक शुरू की है, भारत के साथ जुड़ो। उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेके बहिष्कार की बात की गई है, हम उनके बुरे साथ हैं। बहुत अच्छा आप लोग का जी न्यूज़ का कदम है, सराहनीय है। और वहाँ से चाइना से सब व्यापार बंद कर देना चाहिए, अपना देश में ही मेक इन इंडिया के तहत सब सामान का निर्माण करना चाहिए, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बने। सही मुहिम है, अच्छा सा सत्य सही है। ये इतिहास भी करता है, हम इतिहास के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन देश स्वावलंबी हो, अपना उत्पाद ही हमारे देश में बिक्री हो और उसका ही वही जनता के पास मिले। बहुत अच्छा सरकार का ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत अच्छा काम किया है जो इस अभियान को छेड़ा है, पूरे देश में इस अभियान को चलना चाहिए। और जिस अभियान को आपने शुरुआत किया है ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन आपने शुरुआत किया है, बहुत अच्छा किया है और देश के हक में बहुत बढ़िया काम किया है। चाइना के खिलाफ जो उन्हें मुहिम चलाई है सर्वोपरि सबसे अच्छा काम है, जिससे हमारा देश बहुत ही स्ट्रांग होगा और आने वाले फ्यूचर भविष्य में ये चाइना वाला समझ जाएगा कि अगर इंडिया के साथ हमने किसी भी तरह का कोई समझौता किया या कोई भी ऐसा हरकत किया तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। मेक इन इंडिया से ही हम इंडिया तरक्की के मार्ग पर चलेंगे और चाइना को हम पछाड़ेंगे। सारा भारत चीन के निर्मित सामानों का कठोरता से, दृढ़ता से बहिष्कार करे। पहले से भी देशवासी माननीय मोदी जी की अपील पर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर कारगर पहल बनाए हुए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के रास्ते पर और तेजी से चलने की जरूरत है। अब वक्त भी आ गया है, जो आत्मनिर्भर का नारा है वो हकीकत में बदले। उसके लिए ऐसे ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और भारत के अंदर वो तमाम चीजें स्वावलंबन के तौर पर तैयार की जाएं। आत्मनिर्भर भारत के अस्तित्व में आने का और आगे बढ़ने का संकल्प और इरादा ऐसे ही संदेशों से जाए। चाइना के पूरे सामान पर बैन लगाने के संबंध में लोगों में भावना बढ़ती जा रही है। जी न्यूज़ में भी मतलब उसमें लीड ले लिया है और अभी जो चाइना का ऐप है उस ऐप पर भी पाबंदी आई है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे उनको भी रद्द करने का निर्णय ले लिया है। मैं सबसे पहले जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे भारत के नागरिक कंसेंसस है इस बार, जिस तरह से चाइना ने भारत के साथ व्यवहार किया है। मैं समझता हूं मेक इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार की है, इसको सबको साथ देना चाहिए और भारत सरकार की भी जितनी भी चाइना के सामान होती है भारत में उत्पादन होना चाहिए, जिससे कि भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है, तो हम तूफान उठा के रखेंगे
और एक दिन ये पूरा अभियान शिखर पर जाएगा। बाय बाय बोलना, अभी टाइम आ गया चाइना को बाय बाय, नॉट BUY, BYE, not BUY sir. Now it is the time to say BYE for all इस things. तरीके से इसको लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं और एक आंदोलन बन चुका है। आने वाले वक्त में यही आंदोलन जो है चाइना के ऊपर एक अंकुश लगाएगा। मैं जी न्यूज़ को एक बार फिर से एक बार बधाई दूंगा। आपने एक बार बहुत पहले भी शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब जनता ने जनादेश दिया था 2014 में, तो उस वक्त मेक इन इंडिया का एक कंसेप्ट और एक संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। जी न्यूज़ ये जो अभियान चला रहा है, इस अभियान में निश्चित तौर से जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम लोकल के प्रति वोकल की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, उसमें मददगार होगा। स्वदेशी हमारे DNA में है और स्वदेशी हमारे संस्कारों में भी है, लेकिन विदेशों पर निर्भरता बढ़ाकर हमने इन संस्कारों को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया और एक के बाद एक पीढ़ी जो हमारी आई वो विदेशी सामानों में ही यकीन करने लगी। लेकिन जी न्यूज़ अब स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका साथ मिला तो ये कोशिश सफल रहेगी और अगर आपका साथ नहीं मिला, अगर आपकी मर्जी नहीं है, तो फिर ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। और इसी का नतीजा ये है कि आजकल जब कोई पूछता है कि क्या चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि भारत में तो मेड इन इंडिया चल रहा है। एक दिन में ही हमें मिस्ड कॉल देने वालों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है 24 घंटे में। यानी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और की तो जल्द ही हम 1 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद यह है कि इस मुहिम में कुछ लाख या कुछ करोड़ लोग नहीं, बल्कि पूरा भारत एक साथ आगे आए। ये जो मुहिम चलाई गई है वो इसलिए नहीं कि एक ओपिनियन पोल होगा और हम कुछ दिन के बाद इसे बंद कर देंगे और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे सब भूलकर। इस मुहिम को हमें लंबे समय तक अपने साथ लेकर जीना होगा। भारत की शक्ति भारत की संख्या में छिपी है और एक लोकतांत्रिक देश में संख्या की शक्ति क्या होती है, इसे आपको अमेरिका के एक उदाहरण के जरिए आज हम समझाना चाहते हैं। वर्ष 1963 में अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व महान क्रांतिकारी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 2 लाख लोगों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला था। इसी मार्च के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। इस भाषण के बारे में आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। बहुत मशहूर भाषण है जिसे कहते हैं आई हैव अ ड्रीम। कहा जाता है कि इस मार्च और किंग के भाषण ने अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका में अश्वेतों को बराबरी का दर्जा इसके बाद मिल गया। और इसी तरह से आज से करीब 90 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तब उनके साथ सिर्फ 60,000 लोग थे और ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। जबकि आज जी न्यूज़ द्वारा शुरू की गई मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति के साथ 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अब इन लोगों की आवाज को दबाना ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए संभव है, ना ही उस सबूत गैंग के लिए संभव है जो चीन के खिलाफ भारत की रणनीतियों पर सवाल उठाता है और सबूत मांगकर पूछता है कि ऐप्स को बैन कर देने या मिस्ड कॉल की मुहिम शुरू करने से आखिर क्या होने वाला है। आपने लगातार देखा होगा जब हमने थाली बजाई अपने कोरोना फाइटर्स के लिए, तब भी एक वर्ग ऐसा था जो बड़ा नाराज घूम रहा था और मजाक उड़ा रहा था ये कहकर कि थाली बजाकर कोरोना वायरस क्या भाग जाएगा। वही लोग आज ये कह रहे हैं कि चीनी ऐप्स को बैन करके क्या चीनी सैनिक वापस भाग जाएंगे। वही लोग आज ये भी कह रहे हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करके हमारे देश में लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम इतने ज्यादा आश्रित हो चुके हैं चीन के सामान पर। यानी एक वर्ग आज ऐसा है, बहुत छोटा सा वर्ग है, जो कि बड़ा नाराज है। हमारे जैसी जो मुहिम है इसमें वो जुड़ना नहीं चाहते। हमारे जैसी जो मुहिम जब हम बात करते हैं तो इसमें वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। इसलिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस मुहिम के लिए भी आगे नहीं आना चाहती।
उन पार्टियों के लोग इस मुहिम के लिए बात नहीं करना चाहते, हमारा समर्थन नहीं करना चाहते, और अगर कभी उनसे बात भी की जाए तो कहते हैं कि ये बेकार की मुहिम है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये वो लोग हैं जो भारत पर और भारत के लोगों पर विश्वास नहीं रखते। इसलिए हमने भी ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर दिया है, और हम जानते हैं कि आपकी जो ताकत है वही सबसे बड़ी ताकत है इस पूरी दुनिया की। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमें इस नंबर पर प्रति मिनट, जो हमने आपको नंबर दिया है, 5000 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी तरफ से जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कॉल्स को अटेंड करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसकी अधिकतम क्षमता 5000 कॉल्स प्रति मिनट अटेंड करने की होती है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं क्योंकि कल से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें लिखा कि वो लगातार इस नंबर पर कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर बिजी है और मिस्ड कॉल उनकी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। उनको हम बताना चाहते हैं कि आपकी मिस्ड कॉल प्रोसेस जरूर होगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा इस नंबर पर हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और जब हमने इस पूरा ये मैकेनिज्म बनाया था तो हमने भी नहीं सोचा था कि 1 मिनट में 5000 से ज्यादा कॉल्स आएंगी, और कैपेसिटी हमारी है 1 मिनट में 5000 कॉल्स की। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपना प्रयास कम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आंकड़ों पर भी शक कर रहे हैं, या हम जानते हैं आगे चलकर इन आंकड़ों पर शक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने भारतीय सेना से सबूत मांग लिए, अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए, तो हमसे भी तो सबूत मांगेंगे वो लोग। इसलिए हम पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हम आपको वो सारे नंबर्स मुहैया करा सकते हैं। इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग के लोग शामिल हैं जो इस पर भी शक करेंगे। इन लोगों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, इसलिए ये लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भला एक नंबर पर एक साथ 5000 कॉल्स कैसे आ सकती हैं 1 मिनट में। तो हम ऐसे लोगों को आज उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देना चाहते हैं जिसके जरिए ऐसा संभव है। और अगर आपके मन में भी कोई संशय है तो आप भी ध्यान से इसे देख लीजिए। 1 मिनट में इतनी ज्यादा कॉल्स को हैंडल करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे SIP यानी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं, और जिस नंबर पर यह कॉल आ रही हैं वो वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नंबर है, जिन्हें VMN नंबर्स कहा जाता है। VMN एक वायरलेस सिस्टम पर आधारित होता है जिसका मकसद होता है एक साथ हजारों फोन कॉल्स को हैंडल करना। SIP और VMN की मदद से 1 सेकंड में सैकड़ों फोन कॉल्स को हैंडल किया जा सकता है, अटेंड किया जा सकता है। जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो वहां पर भी एक साथ ऐसे ही हजारों कॉल्स आती हैं, और हजारों कॉल्स को इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर रिसीव किया जाता है और अटेंड किया जाता है। तो जो टोल फ्री नंबर्स की जो टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा ये ओपिनियन पोल भी आधारित है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस दौरान हम आपसे बात कर रहे थे 25 लाख से हमने शुरू किया था, अब तक हमें 26 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं, और मेड इन इंडिया मुहिम को आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं, और ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे स्वदेश की भावना हमारे संस्कारों में, और युवा और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा ले रहे हैं के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी मजबूरी है, इन्हें ऐसा करना ही होगा। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE के बारे में कहा है कि दुनिया की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कंपनियों के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार को आगाह किया जा रहा है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के सुधीर जी चौधरी, आपकी मेहनत रंग लाई। जी सुधीर जी चौधरी को दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। और आपका DNA बेसब्री से इंतजार करता हूँ मैं। चीन की कंपनियों को टेंडर न दे कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने। सुधीर जी चौधरी, आपकी मेहनत रंग लाई। जी सुधीर जी चौधरी को दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। ऐसे संदेश भी हमें हजारों की संख्या में आए हैं सोशल मीडिया पर। हम सबको यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इन सब के संदेश हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और हमारे जी न्यूज़ के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
अब आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमारे देश में अगर कोई एक बार सत्ता का हिस्सा बन जाए तो वर्षों बीत जाने के बाद भी वो व्यक्ति और उसका परिवार सत्ता का मोह छोड़ नहीं पाता और इस दौरान मिलने वाली सुविधाओं को ये तमाम नेता अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते हैं और आजीवन इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। अब स्थितियां बदलने लगी हैं और सरकारी सुख सुविधाओं को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वालों के साथ सख्ती बरती जाने लगी है। उदाहरण के लिए आज भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह नोटिस आज ही दिया गया है और उन्हें 1 महीने के अंदर अपना यह सरकारी बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट में स्थित अपना वो बंगला खाली करना होगा जिसमें वो वर्ष 1997 से रह रही हैं, यानी पिछले 23 सालों से रह रही हैं। ये इलाका उसी लटियंस दिल्ली में आता है जहां बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के सरकारी आवास हैं और देश के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जिन्हें आप लटियंस जर्नलिस्ट कहते हैं वो भी इसी इलाके के आसपास दिन भर पाए जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर इन्हीं बड़े नेताओं के बड़े बड़े बंगलों में इनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और फिर तय करते हैं कि अगले दिन क्या एजेंडा चलाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बंगला उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त थी। जिन लोगों को यह सुरक्षा हासिल होती है उन्हें सरकार द्वारा रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और अब उन्हें Z+ सुरक्षा हासिल है। इसलिए नियमों के तहत वो अब इस सरकारी बंगले में नहीं रह सकती, क्योंकि Z+ सुरक्षा में जो लोग हैं उन्हें सरकारी मकान देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एसपीजी सुरक्षा में यह प्रावधान है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं भी हैं और आप एसपीजी सुरक्षा में हैं तो आपको सरकारी बंगला मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ना तो किसी संवैधानिक पद पर कभी भी रही हैं और ना ही वो सांसद हैं, ना ही भारत सरकार में कोई और पद उनका है और किसी भी तरह का कोई संवैधानिक पद तो है ही नहीं। तो फिर 23 साल तक वो किस हैसियत से एक इतने बड़े सरकारी बंगले में रहती रहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा पर 3,46,677 रुपए का बकाया भी था और अभी हमें यह पता चला है कि इस रकम का भुगतान उन्होंने आज शाम को कर दिया है, यानी अब उनके नाम पर कोई बकाया पैसा नहीं है। इस आदेश की एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है जिसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें ये जो चिट्ठी आई है इसमें लिखा है कि इट इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू वेकेट द हाउस ऑन और बिफोर 1/8/2020, यानी सिर्फ 1 महीने का समय उन्हें दिया गया है। 1 महीने के अंदर उन्हें ये मकान खाली कर देना है। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अब क्योंकि आपकी एसपीजी प्रोटेक्शन हट गई है और अब आप Z+ सिक्योरिटी कवर में हैं, इसलिए आपको किसी भी सरकारी मकान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस ग्राउंड पर आपको सरकारी मकान नहीं मिल सकता और आपके पास जो मकान है यानी 35 नंबर लोधी एस्टेट जो टाइप 6B माना जाता है, वो अब उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा रहा है और अब आपको ये 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। ये नोटिस 1 जुलाई 2020 को प्रियंका गांधी वाड्रा को गया है उनके सरकारी निवास पर। वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह फैसला हुआ था कि ये सरकारी बंगले सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा हासिल होगी। इसके अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को ऐसे सरकारी आवास नहीं मिलेंगे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यह खुद सोचना चाहिए था कि जब पिछले साल नवंबर में उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई तब उन्होंने करीब 7 महीनों में अपने आप स्वयं ये बंगला क्यों नहीं खाली किया। अगर वो ऐसा करती तो देश की जनता की नजरों में उनका सम्मान बहुत बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और वो ये भी नहीं कह सकती कि उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। आप ये अंदाजा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार के नियमों की जानकारी ना हो। जो परिवार जिसने दशकों तक भारत में सरकारें चलाई हैं, प्रधानमंत्री उनके घर में आकर सैल्यूट करते थे, प्रधानमंत्री उनके घर में आकर उन्हें पूरी ब्रीफिंग देते थे, वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, अगर वो ये कहें कि उन्हें नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर ये गलत होगा। उन्हें नियमों के बारे में पूरी जानकारी थी और इसके कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को ये मकान
पिछले साल नवंबर में ही खाली कर देना चाहिए था, क्योंकि तब वो जानती थी कि अब वो इस मकान के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। कुछ नेता नैतिकता का पालन करते हैं और सरकारी सुख सुविधाओं को अपना पद छोड़ते ही अगले दिन, अगले घंटे से छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना सरकारी बंगला इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और खराब स्वास्थ्य की वजह से वो दोबारा मंत्री भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली करने में एक दिन भी नहीं लगाया था। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अपना सरकारी आवास तुरंत छोड़ दिया था। सुषमा स्वराज की तरह अरुण जेटली का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वो केंद्र में किसी जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं थे। और जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि अब वो कोई और जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उन्होंने तुरंत अपना सरकारी मकान खाली कर दिया। और आप सोचिए, ये दोनों नेता ऐसे थे जो उस वक्त बहुत बीमार थे। अगर ये नेता दोनों चाहते तो ये कह सकते थे कि हेल्थ ग्राउंड्स पर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इसी मकान में कुछ और महीने रहना चाहेंगे और शायद उन्हें यह अनुमति मिल भी जाती, क्योंकि दोनों की ही तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया और तुरंत अपना सरकारी मकान छोड़कर अपने निजी मकानों में, अपने निजी आवास में, जो कि सरकारी मकान से छोटे थे, वहां पर शिफ्ट कर लिया। और दोनों की मृत्यु भी उनके निजी आवास में ही हुई। यानी अगर नेता चाहें तो सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने के बजाय सिर्फ जनता की सेवा का जरिया भी मान सकते हैं और समय आने पर इन सुविधाओं को तुरंत खुद ही बिना मोह माया के छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये मोह माया ऐसी चीज है जिससे नेता दूर जा नहीं पाते। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता नहीं है और राजनीति की नैतिकता का पालन करने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला जिस जगह पर है, वहां से उनकी मां सोनिया गांधी के बंगले की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरे परिवार के 3 सदस्य, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके भाई राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, आसपास एक ही इलाके में रहते हैं और 3 बड़े सरकारी बंगले इन्होंने ले रखे हैं, 3 लोगों ने। राहुल गांधी का बंगला इनके बंगले से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। सोनिया गांधी का पता है 10 जनपथ, जबकि राहुल गांधी का पता है 12 तुगलक लेन। और ये तीनों जो गांधी परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के आसपास रहते हैं, लेकिन तीनों के पास ही बड़े बड़े सरकारी बंगले हैं और तीनों ही लटियंस जोन में हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य अलग अलग बंगलों में सिर्फ इतने इसलिए रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार किसी जमाने में सत्ता में था और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में गांधी परिवार के 3 सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन बंगलों में वर्षों से रह रहे हैं, उन बंगलों का आकार भी हम आपको आज बताना चाहते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी के बंगले 10 जनपद का क्षेत्रफल 15,181 वर्ग मीटर है। फिर से सुन लीजिए, आपने तो शायद इतना बड़ा मकान कभी देखा भी नहीं होगा, रहने की बात तो छोड़ दीजिए। उनके मकान का क्षेत्रफल है 15,181 वर्ग मीटर, फीट नहीं, 15,000 मीटर। जबकि राहुल गांधी जिस 12 तुगलक लेन के बंगले में रहते हैं, उसका आकार है 5,000 वर्ग मीटर लगभग। प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले यानी 35 लोधी एस्टेट का आकार लगभग 2,765 वर्ग मीटर है, 2,765 मीटर। अगर इन तीनों के बंगलों का पूरा एरिया जोड़ लिया जाए तो इसमें 300 से ज्यादा 2 कमरे के फ्लैट्स बन सकते हैं। 300 से ज्यादा, यानी 300 से ज्यादा लोगों की इस जगह पर लोग रह सकते हैं, परिवार रह सकते हैं 300, जहां पर ये 3 लोग रह रहे थे। एक तो इतने बड़े बंगलों में रहना और फिर आजीवन इसे अपना बना लेना या फिर इन्हें संग्रहालय का रूप दे देना, यह काम नेहरू के जमाने से चल रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस 3 मूर्ति भवन में रहते थे, उसे बाद में म्यूजियम बना दिया गया। पंडित नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष यहीं पर बिताए थे, जिसे 3 मूर्ति भवन कहते हैं। वो पहले यहां रहते थे और उनके जाने के बाद इसे संग्रहालय बना दिया गया। विशाल भवन है ये। इसी तरह से एक सफदरजंग रोड, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहा करती थी, उसे भी उनकी मृत्यु के बाद संग्रहालय बना दिया गया। यहीं पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसी मकान में। इसे म्यूजियम बना दिया गया है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 10 जनपथ
के बंगले में शिफ्ट हुए और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने यह बंगला इसलिए लिया था जिससे वो आसानी से कांग्रेस के मुख्यालय में आ जा सके, क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो 10 जनपद के बंगले के बगल में है। यानी एक तरह से इस बंगले पर गांधी परिवार का कब्जा हो गया और गांधी परिवार ने यह सोचा कि जहां उनका अकबर रोड पर जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसके ठीक बगल वाले घर को, उसके बगल वाले बंगले को जो 10 जनपद है, उसे राजीव गांधी ने ले लिया, क्योंकि उन्हें दफ्तर आने जाने में आसानी होती थी। वो ठीक पैदल अपने घर से पैदल जाकर ही अपने दफ्तर जा सकते थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में। और आज भी सोनिया गांधी उसी जगह पर रहती हैं। राहुल गांधी भी जीवन भर सरकारी बंगलों में रहे हैं। राहुल गांधी पहले 10 जनपद में सोनिया गांधी के साथ रहते थे, फिर बाद में वो सांसद बनने के बाद 12 तुगलक लेन के बंगले में चले गए और तब से वो इसी बंगले में रह रहे हैं। तो आज आपको जो बात बताई हमने, उसका मंशा ये थी कि एक ही परिवार ने कितने सारे बंगले इस दिल्ली में लिए। अब आखिरी खबर, जो कि आज जिसको देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। कश्मीर पर देश विरोधी और सेना विरोधी एजेंडा चलाने वाले कोई भी मौका छोड़ते नहीं, और आज भी ऐसा हुआ। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। 3 वर्ष के एक बच्चे को सुरक्षा बलों के जवानों ने कैसे बचाया, लेकिन इस बच्चे की तस्वीर दिखाकर ही अब देश और देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। अपने दादा के शव के पास बैठे इस बच्चे की तस्वीर दिखाकर यह बताया जा रहा है कि कैसे कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कैसे भारतीय सुरक्षा बल अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस बच्चे को एनकाउंटर के दौरान ये सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फंस गया, और सोपोर में सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों ने खुद को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को अपने सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया, और इसी में एक स्थानीय व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। इस व्यक्ति के साथ उसका 3 वर्ष का पोता था। गोलीबारी के बीच सीआरपीएफ के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बच्चे को अपनी जान पर खेलकर बचाया और सुरक्षित इसके घर पर पहुंचाया। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास। और अब समय है ब्रेक का। आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल SOS का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमजोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है
कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहां काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे 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 उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रख, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे 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 उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो
डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं। हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज डॉक्टर्स डे यानी डॉक्टरों का दिन है। महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर रॉय ने वर्ष 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1908 में आज ही के दिन एसओएस को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल मानते हुए इस्तेमाल किया गया था। और आपको बता दें कि मुसीबत में फंसे लोग मदद मांगने के लिए एक सिग्नल का प्रयोग करते हैं। ऐसे सिग्नल को डिस्ट्रेस सिग्नल कहते हैं और ये एक मॉर्स कोड है जिसके तहत बिना रुके 3 डॉट्स, फिर 3 डैश और फिर 3 डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ लोग एसओएस को सेव आवर सोल्स और सेव आवर शिप कहकर भी बुलाते हैं। वर्ष 1979 में आज ही के दिन सोनी ने अपने पोर्टेबल ऑडियो कैसेट प्लेयर यानी वॉकमैन को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया था। वॉकमैन ने लोगों को कहीं भी और कभी भी संगीत सुनने की आजादी दी थी। अपने जमाने में यह बहुत लोकप्रिय हुआ था। वर्ष 2010 में वॉकमैन का उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा वॉकमैन बिक चुके थे। वर्ष 1941 में आज ही के दिन दुनिया ने पहली बार आधिकारिक रूप से कोई टीवी कमर्शियल यानी टीवी विज्ञापन देखा था। यह पहला विज्ञापन बुलोवा वॉचेस का था। इस विज्ञापन को अमेरिका में टीवी पर एक बेसबॉल गेम के प्रसारण से पहले दिखाया गया था और ये टीवी कमर्शियल सिर्फ 10 सेकंड का था और इसमें अमेरिका के नक्शे पर एक घड़ी दिखाई गई थी। आज पूरी दुनिया में टेलीविजन पर विज्ञापन का बाजार करीब 15 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और वर्ष 1938 में आज ही के दिन मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हरि प्रसाद चौरसिया के पिता उन्हें एक पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया पहलवानी नहीं बल्कि संगीत सीखना चाहते थे
उन्होंने 15 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा शुरू की और आगे चलकर बांसुरी वादन की कला को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पिछले 24 घंटों में आपने जी न्यूज के साथ मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और अभी हमें इसे निष्कर्ष तक लेकर जाना है। इसलिए जब तक हम और आप मिलकर असंभव को संभव नहीं बना देंगे, हमें रुकना नहीं है। नमस्कार।